हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो से हम इस नए सीरीज को स्टार्ट करने वाले, जहां हम कॉमर्स स्ट्रीम के हर एक सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप, और या फिर हिंदी और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ हम कंप्लीट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो आंसर जो बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए थे, उन सभी आंसर्स को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इस क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सीरीज को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हो तो एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज को। और इन सभी क्वेश्चन को मेरे आंसर करने से पहले आप लोग खुद आंसर करने की कोशिश करना और सबसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि 100 में से आप कितने मार्क्स सिक्योर कर पाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और इसके फादर किन्हें कहा जाता था? द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज F.W. टेलर, यानी कि फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। इन्होंने कहा था मैनेजमेंट कोई थंब रूल नहीं है, बल्कि हम साइंटिफिक डिसीजन लेकर इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन अधिकतम होता है, दैट इज मैक्सिमम होता है। तो इस चैप्टर को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। 1 घंटे 23 मिनट की वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लिया था और हर एक पॉइंट को मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया था। तो उस वीडियो को देख लेना। इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बस आंसर्स को कवर करने वाले हैं, हम ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन कंपोनेंट कौन कौन से थे? LPG, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये सभी आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो प्लानिंग अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीनों अवधि के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फॉर ऑल टर्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। यह कथन है, अ प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये तो एक स्टेटमेंट है और इसे आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एलन ने कहा था प्लान एक ऐसा ट्रैप है जिसे हम यूज करते हैं फ्यूचर को पकड़ने के लिए, उसे कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे अपने टाइम मैंने इसे इस तरह से याद किया था कि किसी एलियन को कैप्चर करने के लिए हमने ट्रैप बिछाया है। तो इस तरह से छोटे मोटे ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार टोटल 4 टाइप ऑफ प्लानिंग है, यानी कि प्लानिंग की टोटल 4 टाइप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का होता है। फॉर ऑल द मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लानिंग इज। तो देखो प्लानिंग हमें किसी भी मैनेजरियल एक्टिविटी के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों के लिए ज़रूरी है। प्लानिंग स्टार्ट में हम करते हैं कि हमें किस तरह से आने वाले कार्यों को करना है, और सबसे लास्ट में हम अपने प्लानिंग से एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। यानी कि हम देख रहे हैं नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ तथा अंत दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिगिनिंग एंड एंड बोथ। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छी योजना होती है, अ गुड प्लान इज। तो एक अच्छा प्लान ना ही ज़्यादा महंगा होता है, ना ही ज़्यादा समय लेने वाला होता है और ना ही ज़्यादा संकीर्ण होता है, बल्कि वैसा प्लान जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाए, उसे हम चेंज कर सके, वो सबसे बेस्ट प्लान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा अ गुड प्लान इज फ्लैक्सीबल, यानी कि एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है। अब 8 नंबर क्वेश्चन है, संगठन प्रक्रिया में निहित है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व। तो ऑप्शन ए है ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल वर्क, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ वर्क, ऑप्शन सी है असाइनिंग वर्क टू एप्रोप्रिएट पर्सन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होगा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। और ऑर्गेनाइजिंग में हम ये सारे कार्य, यानी कि समान कार्यों का समूहीकरण, कार्य का विभाजन और उपयुक्त व्यक्तियों को कार्य सौंपा जाना, ये तीनों कार्य हम संगठन प्रक्रिया के अंदर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। अब 9 नंबर क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश में अनुशासन नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल में हर एक टाइप के रूल्स और रेगुलेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए गए हैं उन सभी को फॉलो करना होता है, और यहाँ हम एक स्केलर चेन को भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप के रूल्स रेगुलेशंस, स्केलर चेन, इन सभी को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि जितने भी वर्कर्स होते हैं वे सारे इस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को खुद से क्रिएट करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप का डिसिप्लिन नहीं होता, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनौपचारिक संगठन में अनुशासन नहीं होता है। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, डैश में पक्षपात नहीं होता है, देयर इज नो पार्शियलिटी इन। तो ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, और ऑप्शन डी है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, हर एक टाइप के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट किए गए रूल्स हैं उन सभी को हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औपचारिक संगठन में पक्षपात नहीं होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीकरण से तात्पर्य होता है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू। तो मैंने आपको बताया था दो तरह के टर्म्स, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, अगर नहीं पता तो अब पता चलेगा। ऑप्शन फर्स्ट है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना। प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना, यानी कि क्रिएटिंग डिवीजन एज प्रॉफिट सेंटर्स। ऑप्शन डी है ओपनिंग न्यू सेंटर और ब्रांचेज, यानी कि नए केंद्रों अथवा शाखाओं का खोलना। तो देखो जब हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था तो हमने देखा था सेंट्रलाइजेशन में जो ओवरऑल कंट्रोल होता है, जो पावर होता है, वो बस अपर डिपार्टमेंट यानी कि जो टॉप लेवल के डिपार्टमेंट है वह उनके पास होता है। वही जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे हम वर्कर को भी कुछ पावर देते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन रिफर टू निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, यानी कि अब जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं बस वही निर्णय ले सकते हैं, वही वर्कर को ज़्यादा पावर लेने की अथॉरिटी नहीं दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। इन सभी को मैंने सेकंड चैप्टर में कवर कर लिया था। अब 12 नंबर क्वेश्चन है प्रशिक्षण की विधियां हैं, मेथड ऑफ ट्रेनिंग सर। तो ऑप्शन फर्स्ट है जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑप्शन बी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑप्शन सी है अप्रेंटिस ट्रेनिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ट्रेनिंग के मेथड हैं, यानी कि कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, ये सारे प्रशिक्षण की विधियां हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है नियुक्तिकरण है, स्टाफिंग इज ऑप्शन ए टू प्लान, ऑप्शन बी टू कंट्रोल, ऑप्शन सी टू डायरेक्ट एंड ऑप्शन डी टू अपॉइंट द पर्सन्स ऑन वर्क। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं? हम काम को डिवाइड करते हैं। स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? स्टाफिंग में हम व्यक्तियों को कार्य पर लगाते हैं, उन सभी को बताते हैं उनकी क्या क्या कार्य हैं और उन्हें हम क्या करते हैं? उन्हें हम नियुक्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टाफिंग इज टू अपॉइंट द पर्सन्स ऑन वर्क। अब क्वेश्चन नंबर 14 है प्रभावी संदेश वाहन के लिए आवश्यक है, नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज। तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संदेश वाहन के लिए स्पष्टता, निरंतरता और शिष्टता यानी कि क्लैरिटी, कंटिन्यूटी और कॉर्टसी, ये तीनों अति आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। इसे हमने डायरेक्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था, जहां हमने देखा था डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स को, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह से तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। और आगे पूछा भी गया था, मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 है यदि आप संदेश वाहन रखना चाहते हैं तो आपको संदेश वाहन का उपयोग करना चाहिए। इफ यू वांट टू कीप अ प्रूफ ऑफ योर कम्युनिकेशन यू शुड यूज
विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करोगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता। अगर आप वर्बल का यूज करोगे तो वर्बल एक तरह का कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं होगा आपके पास। लेकिन अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज करोगे तो वहाँ आपका रिटन रिकॉर्ड होगा एक सिग्नेचर के साथ। तो इसलिए जब भी आपको अपने कम्युनिकेशन का एक प्रूफ रखना हो तो उस केस में आप फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही यूज करो। वहाँ आप हर एक तरह के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो और आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड ही मिल जाता है जिसे आप कोर्ट में जाकर ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉर्मल, दैट इज औपचारिक। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन? तो ऑप्शन फर्स्ट मोटिवेशन, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डेलीगेशन एंड ऑप्शन डी सुपरविजन। अभी अभी मैंने आपको बताया था डायरेक्टिंग के टोटल 4 एलिमेंट्स, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेलीगेशन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरह से जो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट बताता हूँ, हर एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर रखो, ताकि एग्जाम में अगर वैसे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवा देता हूँ। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, अभी प्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द मोटिवेशन थ्योरी विच क्लासिफाई नीड इन हायरार्चिकल ऑर्डर इज डेवलप्ड बाई। तो हायरार्चिकल ऑर्डर जो अब्राहम मॉस्लो के द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, उन्हें बनाया गया था, उनके अकॉर्डिंग सबसे पहला नीड क्या था? सबसे पहला नीड था साइकोलॉजिकल नीड, सेकेंड था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड सोशल नीड्स, फोर्थ स्टेम नीड्स एंड फिफ्थ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये टोटल 5 नीड्स थे और ये किसके अंतर्गत आते थे? ये आते थे नीड्स इन हायरार्चिकल ऑर्डर में, और इसे डेवलप किया गया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्राहम मास्लो के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्राहम मास्लो। और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं इस सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा जहां मैं इनके कंप्लीट हायरार्चिकल नीड्स को कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी जब मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं तो अभी आप बस ऑब्जेक्टिव पर फोकस करो, जब मैं सब्जेक्टिव करवाऊंगा तो आप सब्जेक्टिव पर फोकस करना, फिर एग्जाम के टाइम आप अपने आंसर राइटिंग पर फोकस करना, और रिजल्ट में आप बस टॉपर की लिस्ट में फोकस करना, क्योंकि वहीं पे आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, देखो अब 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव? ऑप्शन फर्स्ट प्रमोशन, ऑप्शन बी स्टॉक इंसेंटिव, ऑप्शन सी जॉब सिक्योरिटी एंड ऑप्शन डी एम्प्लॉई पार्टिसिपेशन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टॉक इंसेंटिव, क्योंकि जो स्टॉक इंसेंटिव है वो एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है, रहतिया प्रोत्साहन एक वित्तीय प्रोत्साहन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टॉक इंसेंटिव। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? तो आपको एक कम्युनिकेशन प्रोसेस पता होगा। फर्स्ट सेंडर होता है जो एक आइडिया या मैसेज को इनकोड करता है, उसे एक मीडिया यानी कि चैनल के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, जो कि एक रिसीवर पर पहुंचता है, रिसीवर को पहुंचता है, और वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है। वो जो इनकोडेड मैसेज था उसे डिकोड करता है और फिर इसके बाद वो अपना फीडबैक देता है, जिसे नॉइज होता है। टोटल 8 कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो डिकोडिंग, चैनल और रिसीवर, ये तीनों कम्युनिकेशन प्रोसेस के एलिमेंट हैं, लेकिन कम्युनिकेशन खुद कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? दैट इज संप्रेषण। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स टू। फर्स्ट ऑप्शन एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल सही। सेकेंड ऑप्शन बूस्ट एम्प्लॉय मोरल, ये भी सही है। ऑप्शन सी जज एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ये तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी में। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में और मानकों की यथार्थता के निर्णय में सहायक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के तत्व हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ये तीनों मैनेजमेंट के तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन प्रबंध का डैश पहलू नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट द डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो निर्देशन जब हम करते हैं तो वो एक बिहेवियरल, एक तरह से वो प्रैक्टिकल और इंटरपर्सनल है। ठीक है, यानी कि वो अंतर व्यक्तिगत और व्यवहारिक पहलू है,
और साथ ही साथ वो एक पॉजिटिव पहलू है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी थ्योरेटिकल, क्योंकि डायरेक्शन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, वो मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है, उसका थ्योरेटिकल पहलू नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है डायरेक्शन जो है वो मैनेजमेंट का कौन सा पहलू नहीं है, तो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैद्धांतिक। अब 23rd नंबर क्वेश्चन है पर्यवेक्षण है यानी कि सुपरविजन इज ऑप्शन फर्स्ट नेसेसरी, ऑप्शन बी अननेसेसरी, ऑप्शन सी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बहुत ही क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आप बैठ ही रहते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले और आप आसानी से नंबर उठा सको। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सुपरविजन इज नेसेसरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पर्यवेक्षण आवश्यक है। अब 24 नंबर क्वेश्चन है पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है। सुपरविजन इज द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो सुपरविजन लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। मैंने आपको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल भी आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, जहां मैंने हर एक लेवल के जो उस लेवल के अंतर्गत जितने पर्सन्स आते हैं उन सभी को मैंने वहाँ आपको बताया था। तो आप फर्स्ट चैप्टर के भी वीडियो देख सकते हो। 1 घंटे मैंने कंप्लीट चैप्टर को कवर किया था, 1 घंटे की कम टाइम में भी। ठीक है, तो आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लेना, वहाँ से भी आप ट्रिक से हर एक चीज़ को याद कर सकते हो। उससे आपको सब्जेक्टिव में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव में तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, अब 25 नंबर क्वेश्चन है पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है। सुपरविजन इज डैश ऑफ द वर्कर्स। तो सुपरवाइजर, जो सुपरवाइजर होते हैं वो वर्कर के फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड तीनों का कार्य करते हैं, क्योंकि वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उनका वर्कर से, और वो वर्कर के लिए एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक दार्शनिक तीनों का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। अब क्वेश्चन नंबर 26 है नियंत्रण प्रबंध की कार्य है। कंट्रोल इज एंड डैश मैनेजरियल फंक्शन। तो कंट्रोल एक बहुत ही कंपलसरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। आपने देखा था मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग में हम हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है हम उसे कंपेयर करते हैं हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव से, और हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नियंत्रण प्रबंध की कार्य का अनिवार्य रूप है। अब 27 नंबर क्वेश्चन है नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। कंट्रोल इज द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जोर से बोलो, मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतिम, नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य है। अब 28 नंबर क्वेश्चन है प्रभावी नियंत्रण है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज। तो एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग डायनेमिक होता है, ताकि एनवायरनमेंट में जो भी रैपिड चेंजेज हुए उन सभी को कोप कर पाए, उन्हें वो अडेप्ट कर पाए। तो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन कार्य फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट होता है। ये हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर में। तो इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। ऑप्शन फर्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, ऑप्शन बी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों, कोषों को प्राप्त करना और कोषों का उपयोग करना, ये वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचार। अब 31 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इन इफिशियंसी, सेकेंड ऑप्शन इनिशिएटिव, थर्ड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंक्रीज इन इफिशियंसी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के बुक में भी देख सकते हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्य कुशलता में वृद्धि। और जितने भी आंसर मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये सारे खुद बिहार बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, इसलिए आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट में नहीं रहना कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा या कुछ और होगा। जो भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ सारे खुद बिहार बोर्ड के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, ये ऑफिशियल आंसर किए हैं जो बिहार बोर्ड की द्वारा पब्लिश किए गए हैं। ठीक है, तो अब आप डाउट में नहीं रहना, जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनकी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है हेनरी फयोल थे एक। हेनरी फयोल वाज। तो हेनरी फयोल कौन थे?
हेनरी फेयोल एक माइनिंग इंजीनियर थे। ये बात मैंने आपको बहुत बार बताया था जब मैंने आपको सेकंड चैप्टर को पढ़ाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेनरी फेयोल एक खनन इंजीनियर थे। अब 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस एनवायरमेंट? फर्स्ट ऑप्शन अनसर्टेनिटी, सेकंड एम्प्लॉयज, थर्ड रिलेटिविटी, फोर्थ कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ आप देख सकते हो बिजनेस एनवायरमेंट, एम्प्लॉयज जो है, जो हमारे कर्मचारी हैं, वो व्यावसायिक वातावरण के लक्षण नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्मचारी। बिकॉज अनिश्चितता, संबद्धता और झंझट, ये तीनों व्यावसायिक वातावरण के लक्षण होते हैं, ये उनके कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरमेंट? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, एंड ऑप्शन डी कंपोजिशन ऑफ फैमिली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिवार की संरचना। सामाजिक वातावरण का एक उदाहरण परिवार की संरचना है। ठीक है, अब 35 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन है। प्लानिंग इज, तो प्लानिंग होता है गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग होता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, और प्लानिंग होता है एक मेंटल प्रोसेस। ये सारे इसके फीचर हैं जो मैंने आपको शायद बताया भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का डैश चरण है। द प्लानिंग इज द डैश स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। अब 37 नंबर क्वेश्चन है, बड़े आकार वाले उपक्रम में भारार्पण होता है। इन अ वेरी लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलीगेशन इज, तो उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं, वहाँ डेलीगेशन जो है वो कंपलसरी होता है, वो अनिवार्य होता है। ठीक है, और डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन का मतलब वो हुआ जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी अथॉरिटी है सभी को डेलीगेट कर देते हैं। सभी को अलग अलग जो वर्कर नहीं, जो हमारे मैनेजर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन सभी को हम वहाँ पे क्या करते हैं, उन्हें कुछ अथॉरिटी देते हैं, कुछ पावर देते हैं। तो वो कहलाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिवार्य। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज एसेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एकम्पनीड विथ नेसेसरी। तो देखो, अगर हम डेलीगेशन कर रहे हैं तो एक इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए अगर हम किसी पर्सन को उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हमें उसकी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ? अथॉरिटी का मतलब हुआ कि उसे हम कुछ डिसीजन लेने के लिए हम उसे कुछ राइट्स भी दें, जिससे वो डिसीजन ले सके और इस तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अथॉरिटी बेस्ड ऑन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अथॉरिटी, दैट इज अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो द स्केलर चेन? देखो, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो वापस से घूम फिर कर आए हैं। पहले ही मैंने तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनके दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब वापस से ये क्वेश्चन आई है हमें 1 मार्क्स और दिलवाने के लिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप के रूल्स रेगुलेशन स्केलर चैन को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 40 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबा ढांचा होता है, अ टॉल स्ट्रक्चर हैज अ, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला एक लंबा ढांचा होता है। अब 41 नंबर क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज, ऑप्शन फर्स्ट वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 1 से 2 बार छोड़कर लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इनफैक्ट अगर आने वाले 4 सालों में अगर आप यूपीएससी टॉपर ही बन जाओगे तो उस साल भी आप याद करके बिहार बोर्ड के बीएसटी के क्वेश्चन पेपर को देखना, ये क्वेश्चन में भी आपको उस साल ही मिल जाए। मतलब ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग हर साल ही पूछा जाता है। पिछले साल ही पूछा गया था और पिछले के पिछले साल ही पूछा गया था। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, यानी कि समन्वय आवश्यक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन है, समन्वय स्थापित किया जाता है। कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन फर्स्ट बिटवीन ग्रुप्स, ऑप्शन बी बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन सी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो समन्वय होता है वो ग्रुप्स, डिपार्टमेंट्स और मैनेजमेंट और वर्कर्स,
इन दोनों के बीच में स्थापित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन से प्रबंध का कार्य नहीं है विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? तो प्लानिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस ऑल आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोग प्रबंध का कार्य नहीं है। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध एक मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट एक आर्ट और साइंस यानी कि कला और विज्ञान दोनों है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ आर्ट एंड साइंस। ये फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है और फर्स्ट चैप्टर को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। आप फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देख लेना, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? तो एक मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव होती है प्रॉफिट अर्न करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना, लेकिन नीति निर्धारण करने का कार्य किसी भी प्रबंध का उद्देश्य नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पॉलिसी मेकिंग। अब 46 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है बाई साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से जो वर्कर्स के वर्किंग आवर होते हैं, यानी कि वर्कर जितने घंटे कार्य करते हैं वो कम होते हैं, वो क्या होते हैं, उनमें कमी आती है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कमी। ये सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब 47 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो हेनरी फयोल के टोटल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। उन सभी को मैंने आपको बताया था ट्रिक के साथ, तो उसे आप देख सकते हो, सेकंड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, हेनरी फयोल का जन्म हुआ था। हेनरी फयोल वॉज बॉर्न इन, तो हेनरी फयोल का जन्म फ्रांस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड, इससे बहुत ही सारे ऑब्जेक्टिव और बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये दोनों चैप्टर आपके कवर हैं तो आप एग्जाम में मिनिमम पासिंग मार्क्स आसानी से ले आओगे। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आप अगर बस उन दो चैप्टर्स की वीडियो भी देख लोगे तो आप 33 मार्क्स किसी भी, कितना भी कम कर लो, आप आसानी से सॉल्व कर ही लोगे। इसलिए उन दो चैप्टर्स की वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। बाकी हर एक ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्टिव आप सॉल्व कर लोगे अगर आप इस सीरीज को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हो तो। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध का सिद्धांत नहीं है विच आर नॉट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ा था तो हमने इसके कैरेक्टर्स को देखा था, तो वे क्या नहीं होते? सबसे पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल, सेकंड फ्लैक्सिबल, सी एब्सोल्यूट एंड डी बिहेवियरल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, वो संपूर्ण नहीं होते। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या होगा? 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रबंध का सिद्धांत संपूर्ण नहीं होता। अब 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है? हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म्ड? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को किस प्रकार बनाया जाता है? मैनेजर के एक्सपीरियंस के द्वारा, प्रबंधकों के अनुभवों द्वारा। ठीक है। ये सब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन है। फिर 51 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। डैश डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। तो फिर से वही क्वेश्चन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनौपचारिक संगठन। अब 52 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकार होता है इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज आर। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के केस में जितने भी अथॉरिटीज होती है वो ना ही डिसेंट्रलाइज्ड होती है, ना ही सेंट्रलाइज्ड होती है और ना ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। ठीक है। अब 53 नंबर क्वेश्चन है, डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है। डैश ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। तो देखो ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हुआ है। इसका आंसर क्या होगा? मुझसे पहले आप लोग आंसर करो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनौपचारिक संगठन स्वतः निर्मित होता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन है मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इट इज नॉट अ वेस्टेज ऑफ मनी, इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज इन्वेस्टमेंट। हम जितने भी मनी स्टाफिंग पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर स्पेंड करते हैं, वो सारे हमारे विनियोजन होते हैं, वो सारे हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है। स्टाफिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। तो स्टाफिंग जहाँ पे हम इंसानों को रिक्रूट करते हैं, उन्हें सिलेक्ट करते हैं, वो कार्य लोअर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट तीनों का होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का।
अब 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। तो देखो HRM में हमने क्या क्या पढ़ा था, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी आप 12th कर रहे हो, बिजनेस स्टडी में आपने इस टॉपिक को पढ़ा। अगर आप यूपीएससी भी करना चाहोगे तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का अगर आप उसे ऑप्शन में चूज करोगे तो आपको HRM के एक सेपरेट टॉपिक को पढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को आप अभी भी अच्छे से पढ़ना ताकि आपका बेस स्ट्रांग हो, ठीक है। अब 57 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण है स्टाफिंग इज। तो स्टाफिंग संगठन का एक भाग है, ये कर्मचारी प्रबंधन का कार्य है, ये प्रबंधन का कार्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने ऑलरेडी देख लिया था अभी तक जितने ऑब्जेक्टिव करवाए उससे। अब 58 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के प्रमुख तत्व है मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। तो एलिमेंट टोटल डायरेक्शन के टोटल 4 एलिमेंट थे, कौन कौन से थे मैंने आपको पहले बता दिया। कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4। अब 59 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन की प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है, डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर डायरेक्शन यानी कि निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी स्तर पर, ताकि जितने भी कार्य हैं सारे सुचारू रूप से ढंग से चल सके। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, डायरेक्शन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज एट। तो इसका आंसर क्या होगा, हर एक लेवल से, टॉप लेवल, मिड लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल से, दैट इज ऑल ऑफ दैट, सभी स्तर से, ठीक है। फिर वनर क्वेश्चन है, एक संगठन का नियंत्रण कार्य है, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज। ऑप्शन फर्स्ट फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्शन बी बैकवर्ड लुकिंग, ऑप्शन सी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कंट्रोलिंग इज ए फंक्शन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ फॉरवर्ड एंड बोथ बैकवर्ड लुकिंग, यानी कि आगे भी देखता है पीछे भी देखता है, इन दोनों तरीके से ये कार्य करता है। इस चैप्टर में जब आपने पढ़ा था, जब आपने कंट्रोलिंग पढ़ा था, तो वहाँ आपको एक सेपरेट टॉपिक मिला था जहाँ आपने ये देखा था कि कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। अब 62 नंबर क्वेश्चन है, यदि अन्य बातें समान रहें तो कर की दर में निगमित लाभ पर वृद्धि होगी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम एंड इंक्रीज इन द टैक्स रेट ऑन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, तो इट मेक्स डेब्ट रिलेटिवली चीपर। ये डेब्ट को सस्ते कर देते हैं, ऋण अपेक्षाकृत सस्ते होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, पितृ सुलभ उच्च विकसित कंपनियां पसंद करती है, कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पोटेंशियल्स आर लाइकली टू। तो कंपनीज विथ हायर ग्रोथ पोटेंशियल्स आर लाइकली टू पे लोअर डिविडेंड, ये कम लाभांश देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय उत्तोलन अनुकूल कहलाता है यदि फाइनेंशियल लेवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल इफ। तो फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल तब होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निवेश पर आय ऋणों की लागत से ऊंची होती है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स। ऑप्शन फर्स्ट कॉम्पीट विथ ईच अदर, ऑप्शन सी फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड ऑप्शन डी कंट्रोल ईच अदर। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज की टोटल संख्या कितनी है। टोटल संख्या 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 23। 67 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान चक्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि T+2। अब 68, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, और क्योंकि आपने अब तक हमारे इस वीडियो को देख लिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और आप नेक्स्ट वीडियो भी चाहते हो। कमेंट करना, लेकिन आप सभी के लिए इससे पहले मेरे लिए एक सरप्राइज है, और वो ये है कि इस फाइल की PDF को हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के सबसे लास्ट में इसका एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना तो आपको इस फाइल का PDF मिल जाएगा। उससे जब आप ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा। PDF का पासवर्ड है इनोवेशन, जो आपको क्वेश्चन नंबर 68 में दिख रहा है, बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टिफल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनोवेशन। लेकिन आप जो फाइल में जो आप पासवर्ड टाइप करोगे सारे वर्ड शॉर्ट में होंगे बिना किसी स्पेस के। आप टाइप करना INNOVATION, तो आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। ये एक छोटा सा सरप्राइज में आप सभी को देना चाहता था जो हमारे इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, ठीक है। अब देखो, अब 69 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता
किसके द्वारा आश्वस्त होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज इंश्योर्ड बाय ऑप्शन फर्स्ट सब्सिडियरीज, ऑप्शन बी लार्जर फर्म, ऑप्शन सी मीडियम फर्म एंड ऑप्शन डी स्मॉल फर्म। तो उद्यमिता इज इंश्योर्ड बाय लार्जर फर्म। जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, जो बड़े फर्म होते हैं, वो उद्यमिता का मतलब उनका यूज करते हैं, वो इंश्योर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृहदाकार फर्म। 70 नंबर क्वेश्चन है उद्यमिता लक्षण किससे संबंधित है? यानी कि एंटरप्रेन्योरियल फीचर्स आर रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वर्क क्रिएटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट क्रिएटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन सी रिस्क टेकिंग एक्टिविटी। और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उद्यमिता लक्षण संबंधित है जोखिम वाहन व्यवहार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब 71 नंबर क्वेश्चन है विपणन पर व्यय किया गया धन है मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो मार्केटिंग पर हम जितनी भी मनी स्पेंड करते हैं ये सारे एक तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। क्या होते हैं? विनियोजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनियोजन। और 72 नंबर विपणन व्यय भार है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन ऑन। तो मार्केटिंग एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हम कंज्यूमर्स पर ही एक बर्डन होते हैं, वो हम पर ही एक व्यय का कार्य करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी खर्चे प्रोडक्ट्स बनाने वाले करते हैं उन सभी के कॉस्ट को अगर वो ज़्यादा मार्केटिंग में पैसे लगा रहे हैं तो उन क्या करते हैं प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो पूरा बर्डन किस पर आ जाता है? हम पर आ जाता है, कंज्यूमर पे आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपभोक्ताओं पर। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है व्यवसाय के लिए विपणन है फॉर बिजनेस मार्केटिंग इज। तो बिजनेस में मार्केटिंग कंपलसरी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनिवार्य। और ये सारे वर्ड्स आपको, सारे टर्म्स आपको अच्छे से याद होंगे क्योंकि ये सारी चीज़ों को हमें पार्ट बी में पढ़ना है और अभी आपने पार्ट बी को कंप्लीट कर रखा होगा। ये आप कर रहे होगे तो आप उस तरह से रिवाइज भी करते चलोगे। ठीक है, फिर देखो अब 74 नंबर क्वेश्चन है विपणन का लाभ है द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। तो जब कोई प्रोडक्ट बनाने वाले उसकी मार्केटिंग करते हैं तो उसका लाभ किसे मिलता है? कंज्यूमर को मिलता है क्योंकि कंज्यूमर को पता चलता है उस प्रोडक्ट के बारे में। बिजनेसमैन को मिलता है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट होता है, वो उसे बेच पाते हैं। मैन्युफैक्चरर को मिलता है ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ाते हैं क्योंकि वो मार्केट में उसका डिमांड होता है। तो इसी इसका एडवांटेज किसको मिलता है? सभी को मिलता है। 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर क्वेश्चन है विपणन अवधारणा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बोथ प्रोडक्शन ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड एंड कंज्यूमर ओरिएंटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ दिस। 76 नंबर क्वेश्चन है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती एंटरप्रेन्योरशिप फेल्स टू लीड। तो एक उद्यमिता साझेदारी फर्म में नेतृत्व प्रदान नहीं करती। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पार्टनरशिप फर्म। 77 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक उपगम्यता के अनुसार उद्यमिता है। 77 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंटरप्रेन्योरशिप इज। तो इट इज प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस, भूमिका निष्पादन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रोसेस ऑफ रोल परफॉर्मेंस। 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 78 नंबर क्वेश्चन है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज। तो ये जो इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये नेसेसरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आवश्यक। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स। तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड इंक्रीज इन स्किल ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये तीनों का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है, अब तक इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट। 81 नंबर क्वेश्चन है प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 82 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है यानी कि द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। तो एक मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसकी तरफ होती है? एम्प्लॉयज़ के टुवार्ड होती है, कंज्यूमर के टुवार्ड होती है और गवर्नमेंट के टुवार्ड होती है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टुवार्ड ऑल। 83 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध कला है मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ फॉर डूइंग वर्क वन सेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अब 84 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है, ये कथन है। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो देखो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैंने आपको ट्रिक के साथ हर एक चीज़ बताया भी था। आपको ये क्वेश्चन भी याद होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। कोई प्रोफेशनल बॉडी ने ये कथन दिया था और जिसका नाम है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। आपको कुछ याद भी आ रहा होगा, ठीक है। अब 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रबंध की प्रकृति है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। तो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज बोथ एज इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रबंध की प्रकृति जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में होती है, ठीक है। अब 86 नंबर क्वेश्चन है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है और शायद ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 87 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता ही दिया था। मैं एक क्वेश्चन में ही 2 से 3 क्वेश्चन कवर कर लेता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि FW टेलर। फ्रेडरिक विस्लो टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक क्रांति मूल आधार है। मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ। तो मेंटल रिवॉल्यूशन इज द एसेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसे हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था और मैंने आपको इसकी ट्रिक्स भी दी थी, तो आप उस वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध का। 89 नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए। द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने जो प्रयोग किए वो कौन से थे? वे थे गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। ये तीनों थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी एंड टाइम स्टडी। 90 नंबर क्वेश्चन है, परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। तो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में जो वर्कर्स को सैलरी दी जाती थी, उन्हें जो वेजेस दी जाती थी वो बहुत कम होती थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम। अब 91 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन एज टू। तो फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजंस ऑफ फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ये तीनों का कार्य कौन करता है? करता है वित्तीय प्रबंधक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। 92 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कला और विज्ञान दोनों। इसके पहले हमने क्या देखा था? इसके पहले हमने देखा था मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, एडमिनिस्ट्रेशन इज आर्ट एंड साइंस बोथ। और अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। तो इसका भी आंसर क्या है? आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल अप्रोच को, पुरानी विचारधारा को 90, 30, 40 के बीच में त्याग दिया गया था, उसे हटा दिया गया था। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90, 30 से 40 के बीच में। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, सुदृढ़ वित्तीय योजना की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर। तो एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या क्या विशेषताएं हैं? पहले विशेषता वो सिंप्लिसिटी, सेकंड विशेषता लिक्विडिटी, थर्ड विशेषता इकोनॉमी। यानी कि वो सिंपल होना चाहिए, वो एक तरह से हम उसे चेंज कर सके अगर सिचुएशन चेंज हो उस अकॉर्डिंग, जैसा कि सिचुएशन का डिमांड हो उस अकॉर्डिंग चेंज कर सके, और वो ज़्यादा खर्चे वाला ना हो, इकोनॉमिकल हो। तो ये सारी एक फाइनेंशियल प्लानिंग की फीचर होती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। 95 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज। फर्स्ट ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है, पहला प्रोसेस होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। सेकंड है फाइनेंशियल पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर्स। तो ये तीनों जो है वो प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब 96 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है। मनी मार्केट डील्स इन। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट किस में डील करते हैं? मनी मार्केट डील करते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स में, और जो कैपिटल मार्केट होते हैं वो डील करते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स में। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड। अब 97 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। कैपिटल मार्केट डील्स इन। तो देखो वो क्वेश्चन वापस आ गया जो मैंने आपको बताया अभी, कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड्स। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दीर्घकालीन कोष में। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, तरलता का निर्माण करता है। डैश क्रिएट्स लिक्विडिटी।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था दो तरह के मार्केट के बारे में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जितने भी नए शेयर को इशू किया जाता है वो सबसे पहले कहाँ इशू किया जाता है, वो इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में। और जो मार्केट होता है जो ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। अब 99 नंबर क्वेश्चन है, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार डैश में करता है। न्यू इशूड शेयर्स आर डेल्ड इन। देखो फिर से वो क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर क्या होगा मुझसे पहले आप लोग बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राइमरी मार्केट में प्राथमिक बाजार में नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार करता है। ठीक है। अब 100 नंबर क्वेश्चन है, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना हुई थी। लीगली सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1992। तो अब हमने 2021 के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया। और ये जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ये आप देख सकते हो 2020 में जो मैंने सीरीज़ को स्टार्ट किया था उससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारी उस सीरीज़ को देखा था वो इस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स तो नहीं लेकिन 90+ मार्क्स सिक्योर कर चुके थे। तो ये मेरी गारंटी, अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो तो इस बार जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं, हम क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पर फोकस करते हैं। तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो, बस आप स्टार्ट से एंड तक हमारी सीरीज को फॉलो करना। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, जितने ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स रहेंगे उतनी ही जल्दी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। अगर आपकी तरफ से अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आएंगे तो उस केस में हमें सीरीज़ को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को लगभग आप 1000-1500 स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो, आप करना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।